प्रॉपर्टीज की बातचीत आज हम आपसे इस वीडियो में कर रहे हैं। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिपेंड किन पे करती है वो हम जानते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो आज के वीडियो में बात हो रही है वो है एटॉमिक साइज, यानी कि एटम के साइज के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि एटम का साइज नापे कैसे, क्योंकि आपको पता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन जो गैसेस हैं, जो नोबल गैसेस जिन्हें हम बोलते हैं या इनर्ट गैसेस जिन्हें बोला करते थे, वो फ्री स्टेट में मिलती है, बाकी सब कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो एटम जब कंबाइंड स्टेट में मिल रहा है तो एटम की साइज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक ही तरह से। तो सबसे पहले देखते हैं कि एटम कैसे कैसे कंबाइन कर सकता है, क्योंकि एटम अगर स्टेबल नहीं है तो इट नीड टू कंबाइन। वो कौन कौन सी तरह से कॉम्बिनेशन बन सकता है उसको हम बॉन्डिंग के बेस पर बताते हैं। कौन कौन से बॉन्ड बना सकता है कोई भी एटम। इट कैन बी कोवेलेंट, इट कैन बी मेटालिक, इट कैन बी आयनिक, और अगर वीक फोर्सेस लग रही हैं तो उन फोर्सेस को हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। क्या नाम है इनका? वैन डर वाल फोर्सेस। जो क्लास 11 के बच्चे हैं वो शायद वैन डर वाल फोर्सेस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, बाकी जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते हैं वैन डर वाल फोर्सेस क्या होती है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिन बॉन्ड्स के, जिन एटम्स के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन रहा होता है वो वीक बॉन्ड वैन डर वाल फोर्सेस कहलाती हैं। तो ये जो 3 बॉन्ड बना रहा है एटम, वो कैसा बॉन्ड है? वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और वैन डर वाल फोर्सेस जो है वीक वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं, वो वीक बॉन्ड है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया है कि एटम कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। कॉम्बिनेशन इन तरह से कर सकता है। इसका मतलब जो एटम का साइज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज, उसको हम अलग अलग फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं? हम उन्हें इन 4 तरह से डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे और इन 4 तरह से स्टडी करेंगे। उनमें से एक हो सकता है कोवेलेंट रेडियस। क्या नाम है इसका? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा होगा तो कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। या हो सकता है मेटालिक रेडियस। अगर मेटालिक बॉन्ड बन रहा है तो मेटालिक रेडियस कहलाएगा। और अगर आयनिक बॉन्ड की बात हो रही होगी तो आयनिक रेडियस कहेंगे उसी को हम। एंड एक और तरह का बॉन्ड होगा, दैट इज टर्म्ड एज वैन डर वाल रेडियस। यानी कि एटम के साइज को हम 4 तरह से डिफाइन करेंगे। एटॉमिक साइज कैन बी ऑफ 4 टाइप: कोवेलेंट, मेटालिक, आयनिक एंड वैन डर वाल। सो फर्स्ट टाइप ऑफ एटॉमिक साइज के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं एंड दैट वन इज कोवेलेंट रेडियस। पहले देखते हैं एक बार होता क्या है कोवेलेंट रेडियस, फिर उसको डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, हमें इमेजिन करना पड़ेगा कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करने के लिए 2 आइडेंटिकल एटम जो दोनों एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें 2 आइडेंटिकल एटम्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इन दैट सिचुएशन ये इस एटम का न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की दूरी को हम बोल रहे हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आई रिपीट, कौन सी सिचुएशन कहला रही है ये? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सो कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, half of the internuclear distance between 2 identical atoms bonded with single covalent bond. This is the definition. जैसे क्लोरीन के लिए अगर ये एग्जांपल हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आती है इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की, वो आती है 2 आइडेंटिकल एटम्स के बीच का जो क्लोरीन मॉलिक्यूल जब बॉन्ड बना रहा होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता हुआ, ऐसा ये जब बन रहा होगा तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की जो वैल्यू आती है, इट्स कम आउट टू बी 1.98 एंगस्ट्रॉम। कहां से आई? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। क्या हमें ये वैल्यूज याद रखनी है? आंसर नहीं, याद नहीं रखनी, सिर्फ बड़ा छोटा सीखना है अभी तो। इन वैल्यूज को नॉट नेसेसरी टू लर्न। 1.98 आई है तो इस हिसाब से जो आर कोवेलेंट होगा फॉर क्लोरीन, वो हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू 1.98 यानी कि 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो किसी भी एटम के लिए ये वैल्यू निकाली जा सकती है जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। नॉन मेटल्स के लिए जनरली कोवेलेंट रेडियस डिफाइन होता है, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास निकल रही है। मान लीजिए अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच की दूरी, और यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ रहा है x,
और एक सिचुएशन ऐसी है जिसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, यहां पे डिस्टेंस आ रहा है y, और एक सिचुएशन ऐसी है जो है ओजोन, जहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ रहा है z। तो जब हमारे को डिफाइन करना पड़ रहा है ऑक्सीजन के लिए कोवेलेंट रेडियस, तो बताइए कोवेलेंट रेडियस x/2 होगा, y/2 होगा, z/2 होगा, ये डिपेंड करेगा हम किसके लिए बातचीत कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन पे स्टिक करना। इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखिएगा, इसके लिए डेफिनेशन नहीं सेट हो रही, इसके लिए डेफिनेशन नहीं सेट हो रही। द ओनली वे जिस डेफिनेशन जो जुड़ रही है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच में, उसके अलावा वो किसी और से जुड़े हुए हैं तो जुड़े रह सकते हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के लिए R कोवेलेंट किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू y/2। आई थिंक ये क्लियर है, कोवेलेंट रेडियस हम सभी को क्लियर है। अब हम डिफाइन करना चाहते हैं वंडर वॉल रेडियस। देखिए वंडर वॉल रेडियस भी इसी में सीखते हैं। टू आइडेंटिकल एटम्स of different molecules in which both of the atoms are bonded with each other in their molecule respective molecule by single covalent bond। क्लोरीन का ही एग्जांपल लेते हैं, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इनके बीच में इन दोनों नियरेस्ट पॉसिबल एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला है 3.6 एंगस्ट्रॉम होता है। सो वी कैन डिफाइन van der Waal radius now, and how to define the van der Waal radius, let's see। van der Waal radius कैसे डिफाइन होगा, देखिएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्लियर है 1.98 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, वेरी ट्रू। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम 1.98 एंगस्ट्रॉम ही आएगा, लेकिन जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं बना हुआ है उनका डिस्टेंस इससे ज्यादा आएगा, एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज कम आउट टू बी 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो R van der Waal for chlorine will be equals to half of the internuclear distance between two identical atoms of different molecules which are very close to each other। ऐसा मान लीजिए वो सॉलिड स्टेट में है, गैस में बहुत दूर हो सकते हैं, लिक्विड में दूर हो सकते हैं, सॉलिड में वेरी क्लोज टू ईच अदर। इस तरह से ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1.8 एंगस्ट्रॉम। तो रिपीट कर लेते हैं, कोवेलेंट रेडियस में दो आइडेंटिकल एटम्स एक ही मॉलिक्यूल के होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड बना हुआ था। van der Waal में नियरेस्ट एटम के बीच का डिस्टेंस होता है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के हैं। एंड ये भी एक चीज हम नोट डाल लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एंड द नोट इज R van der Waal is always greater than R covalent, क्योंकि जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ होगा तो पास पास होंगे, और जब बॉन्ड नहीं बना होगा तो कंपैरेटिवली समहाउ कैसे भी करके उनका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा ही होने वाला है। इसलिए van der Waal रेडियस हमेशा बड़ा होता है कोवेलेंट रेडियस से। थर्ड टाइप ऑफ एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, दैट इज मेटेलिक रेडियस। देखिए मेटल्स को जो बॉन्ड होता है उनमें ना हम कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं ना आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि कोवेलेंट में शेयरिंग होती है, मेटल्स कैसे शेयर करेंगे, और आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनमें कैटायन एंड आयन कैसे बनेंगे। आयनिक प्रॉपर्टीज जैसे ब्रिटल नेचर या डिसोल्यूशन इन वाटर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये सब कहानियां हम कहीं ना कहीं मेटेलिक बॉन्ड के लिए तो नहीं सोच सकते। तो ना तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड से समझाया जा सकता है मेटल्स के बीच की बॉन्डिंग को, ना आयनिक बॉन्ड से समझाया जा सकता है, उन्हें हम मेटेलिक बॉन्ड से समझाते हैं। और इस कहानी को सबसे पहले जो समझाया गया था दैट वाज बाय लॉरेंस। लॉरेंस ने एक कंसेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ध्यान से सुनते हैं इसको, क्योंकि इसी के बाद जब हम मेटल की बॉन्डिंग समझ पाएंगे देन ओनली वी कैन एक्सप्लेन दी मेटेलिक रेडियस। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या कहता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो बॉन्ड बनाने से पहले जो उनका मेटल है, एटम है, वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हटा सकता होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने, वो n इलेक्ट्रॉन्स हटते होंगे जिसे अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। और एटम में से जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे तो जो स्पीसी बचेगी उसे हम बोलते हैं कैर्नेल। क्या कह रहे हैं उसे हम? कैर्नेल। यानी कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटने के बाद बचती है, यानी कि न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन। कैर्नल्स में क्या क्या हो गया बच्चों? इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये रहे। दिस इज हाउ कैर्नल इज डिफाइंड। ये लॉरेंस अंकल ने इस इलेक्ट्रॉन सी मॉडल समझाया। फिर ये कहते हैं कि जो कैर्नल्स हैं
वो थ्री डायमेंशनली एक के ऊपर एक अरेंज होकर एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते होंगे जिसे हम मेटेलिक लैटिस कहते हैं। और इन मेटेलिक लैटिस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर बाइंडिंग फोर्स की तरह से बिहेव कर रहे होंगे, रोकने वाली फोर्स की तरह बिहेव कर रहे होंगे, ज्वाइनिंग फोर्स की तरह से बिहेव कर रहे होंगे जो इन्हें रोक रहे होंगे। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टैटिक, दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, लगातार चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर भाग रहे हैं, एज इफ जैसे समुद्र का पानी होता है, एज इफ इलेक्ट्रॉन सी जो होते हैं, जैसे सी होता है, सी वाटर होता है, इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी मूव करते रहते हैं। इस बेस पर मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज समझाई जा सकती हैं, जैसे मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सोनोरोसिटी, इस इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से समझाई जा सकती है। तो इस तरह से मेटलिक बॉन्ड कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और कैनल स्टिक कर रहे हैं। अब जब हमें मेटलिक बॉन्ड समझ में आया है, ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये क्या बताने की कोशिश की है, यहां पर हमने क्या सीखा है, मेटलिक बॉन्ड सीखा है हमने। वी आर लर्निंग मेटलिक बॉन्ड। मेटल्स में आयनिक बॉन्ड है ना कोवेलेंट बॉन्ड है, उनमें मेटलिक बॉन्ड है जो लॉरेंस ने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से समझाया। Now we can understand the metallic radius. Definition is again, it is equals to half of the internuclear distance between two nearest possible two carrels बोल लीजिए या metallic atoms बोल दीजिए of a metallic lattice। ये जो आपको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम मेटेलिक लैटिस कह रहे हैं। मेटेलिक लैटिस के जो नियरेस्ट क्लोजेस्ट टू एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस का आधा। अब नियरेस्ट कौन से एटम्स हैं, दीज टू आर नियरेस्ट बट नॉट वेरी क्लोजेस्ट, जो सबसे क्लोज हैं उनकी बात करनी, जैसे यहां पर ये क्लोजेस्ट आपको दिख रहा है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कॉपर के लिए जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो आता है 256 पिकोमीटर। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहां कितना आया है, 256 पिकोमीटर। तो बताइएगा आर मेटेलिक फॉर कॉपर will be equals to 256 upon 2, half of the internuclear distance between two closest this। तो ये हमारे पास आ गया 128 पिकोमीटर। इन एक्सपेरिमेंट वैल्यूज को मैं पहले भी बोल चुका हूं, वी डोंट नीड टू लर्न देम, क्योंकि ये हम धीरे धीरे सीख पाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं आर मेटेलिक फॉर सोडियम, तो आप सबको पता है सोडियम एक बहुत बड़ा एटम होता है। सोडियम के लिए ये वैल्यू आती है 186 पिकोमीटर मेटेलिक रेडियस की वैल्यू। जबकि अगर हम कॉपर के वंडरवॉल रेडियस की बात करें, वंडरवॉल रेडियस फॉर कॉपर, वो बताइएगा 128 से ज्यादा आएगा या कम आएगा। डेफिनेटली वो थोड़ा सा ज्यादा आने वाला है, क्योंकि बताया था वंडरवॉल रेडियस हमेशा बहुत बड़े होते हैं। सोडियम के लिए भी ऐसा ही देखने को मिलने वाला है हमें। ये आर वंडरवॉल फॉर सोडियम भी हमारे पास 227 या 225 के करीब ये वैल्यू होती है। दिस इज क्लियर फॉर अस। अब क्वेश्चन अराइजेस, जब कॉपर मेटल है तो उसका वंडरवॉल रेडियस कैसे निकलेगा? आंसर है, जब कॉपर को या सोडियम को या किसी मेटल को बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो गैसेस स्टेट में चला जाएगा। उन सिचुएशन में वंडरवॉल रेडियस निकाला जा सकता है। मेटेलिक रेडियस क्लियर है, कोवेलेंट रेडियस क्लियर है और वंडरवॉल रेडियस क्लियर है। लास्ट वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आयनिक रेडियस। कोवेलेंट, वंडरवॉल और मेटेलिक को हमने हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से वैल्यू निकाल ली थी। अब प्रॉब्लम अराइज हो रही है आयनिक में कैसे डिफाइन हो, क्योंकि आप ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि ये एक एनायन है, ये एक एनायन है और वो क्लोजली प्लेस्ड है और इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को आप निकाल लें। नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि सेम चार्ज विल रिपेल ईच अदर, इसलिए हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वाली डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस इन चारों रेडियस में सबसे डिफरेंट तरह से डिफाइन होता है। एंड हाउ इट इज डिफाइंड, हाउ कैन वी डिफाइन इट, वो सीख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जितने भी एटम की बात करते हैं उनमें सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उनमें उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसा हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा। तो आयनिक रेडियस कैसे डिफाइन होगा ये सीख लेते हैं। इट इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द पॉइंट अप टू विच न्यूक्लियस इज एक्सर्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जहां तक भी होंगे उस डिस्टेंस को हम आयनिक रेडियस कहने वाले हैं।
मतलब क्या हुआ देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन्स और 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया जाता है तो इट चेंज आउट टू बी F माइनस। प्रोटॉन अभी भी 9 है, इलेक्ट्रॉन लेकिन हो गए हैं 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे होंगे, इसलिए न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मान लीजिए ये हमारे पास है फ्लोरीन, तो F माइनस कुछ ऐसा हो जाने वाला है। क्यों हो जाने वाला है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं। न्यूक्लियस पहले यहीं तक अट्रैक्शन कर रहा था, अब क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन दूर तक आएगा, इलेक्ट्रॉन दूर तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब हमने एक चीज सीखी कि R एटम इज स्मॉलर देन द R एनायन, किसी के लिए भी। केस 2 डिस्कस करते हैं। हमारे पास है सोडियम, जिसमें प्रोटॉन है 11, इलेक्ट्रॉन है 11। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट जाता है तो क्या मिलेगा हमें? Na+। इन दैट केस प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। यानी कि अब केस थोड़ा सा चेंज हो जाने वाला है। अगर ये पहले ऐसा था तो अब साइज छोटा हो जाने वाला है, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था, जिसे हम 281 से भी लिख दिया करते थे, वो यहां पर गायब हो चुका है। साथ में प्रोटॉन्स का इफेक्ट बढ़ गया है। यानी कि ये भी क्लियर हो गया, दूसरी चीज भी, कि R एटम इज ग्रेटर देन R कैटायन। राइट? क्यों हो रहा है? दोनों के रीजन सीखिएगा। यहां पर इसका Z इफेक्टिव बढ़ चुका है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमने पिछले वीडियोस में निकालना सीखा है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो उन वीडियोस तक दोबारा देखिए, उसकी कैलकुलेशन तक हमने सिखाई है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, एटम और कैटायन में किसका साइज बड़ा होता है? याद रखना है एटम का, क्योंकि कैटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। जबकि अगर एनायन के साइज की बात करें तो एटम के रेस्पेक्ट में बड़ा क्यों है? इसको हम बोलेंगे ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या नाम दिया है इसको हमने? ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी कि एनायंस में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसलिए साइज बड़ा हो जाता है, जबकि कैटायंस में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, प्रोटॉन नहीं बढ़ते, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, इसलिए साइज छोटा हो जाता है। ये आयनिक रेडियस की बात करी। देखिएगा, हमारे पास है नियॉन, हमारे पास है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन है 10। सोडियम के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन 11, मैग्नीशियम के पास 12, एल्युमिनियम के पास 13, फ्लोरीन के पास 9, 8 एंड नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। हम इनको चेंज कर रहे हैं, नियॉन को तो नियॉन ही रहने दे रहे हैं, लेकिन सोडियम को प्लस कर रहे हैं, या मैग्नीशियम को 2 प्लस कर रहे हैं, एल्युमिनियम को 3 प्लस कर रहे हैं। यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, और फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो केमिकल स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये बिल्कुल क्लियर होगा हम सभी को कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइज कैसे डिसाइड होगा? बहुत ही सिंपल है। यहां पर प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो 7 है, यहां पर प्रोटॉन 8 है, यहां पर 9, 10, 11, 12, 13। यानी कि इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है साइज हो जाता है छोटू। बिल्कुल क्लियर है? तो इसका मतलब फॉर आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हम कह सकते हैं साइज कैसे वेरी कर रहा होगा? एटॉमिक नंबर के बेस पर इनवर्सली वेरी करना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और साइज छोटा करता चला जाएगा। ये हमने बात की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। 4 टाइप ऑफ एटम के साइज हमने डिस्कस किए। अब उनको कैसे कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि साइज कैसे इफेक्ट हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर से इफेक्ट हो रहा है, ये हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। अभी सिर्फ इतना सा सीख लेते हैं कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा साइज डेफिनेटली छोटा होता जाएगा। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड्स में साइज छोटा हो जाता है एटम्स का। स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी क्लियर है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वालों को धक्का मारते जा रहे हैं,
more the scattering effect, greater will be the size. Is it okay? Number of shell बढ़ने पर भी जैसे जैसे n बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइज बढ़ता जाना चाहिए। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में साइज बढ़ रहा है, नो डाउट। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में साइज बढ़ रहा है, नो डाउट, राइट। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते हैं इसलिए। लेकिन हर बार ये चीज सही हो जरूरी नहीं है। 11th क्लास के बच्चों के लिए इनिशियली ये याद करना ठीक है, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स और हैं, उनमें से एक है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक और है इसी तरह का एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसी तरह का एक और फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। कुछ जगह पे जाके कुछ तरह के नए इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं जिन्हें हम लैंथेनाइड या एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अगर आप 11th वाले बच्चे भी इसको सीखना चाहते हैं तो एक वीडियो अलग से बना रखा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे, उस पे सीखिएगा, देख लीजिएगा। लेकिन अगर अभी ना सीखे तो चलेगा, अभी आपको सिर्फ ये 3 फैक्टर्स याद रखने हैं क्योंकि 90% केस में इन तीनों से काम चल रहा है। लैंथेनाइड और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल्स के कारण होते हैं। स्किनिंग इफेक्ट जो डी और एफ ऑर्बिटल्स का होता है वो पुअर होता है, इसलिए वो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इन जनरल इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड्स डिफाइन करते हैं इस तरह से और ग्रुप्स डिफाइन करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक साइज किस तरह से वेरी करती है लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, इन्हीं को हम पीरियोडिक ट्रेंड कहते हैं। एटॉमिक साइज के लिए जो ट्रेंड देखने को मिला है वो कुछ इस तरह का है। लेफ्ट टू राइट हम बात कर रहे हैं, इन अ पीरियड अगर देख रहे हैं तो साइज जो होता है वो घटता जाता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। दैट इज व्हाई अगर हम फर्स्ट सीरीज को देखते हैं तो विल सी कि जो ऑर्डर होता है साइज का वो कुछ इस तरह का होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे साइज छोटा होता जाता है। लेकिन एक्सेप्शन इज देयर एंड दैट एक्सेप्शन इज नियॉन। एक्चुअली वो एक्सेप्शन नहीं है, इन सब के लिए तो हम कोवेलेंट वैन डेर वाल्स रेडियस डिफाइन कर रहे हैं, जबकि यहां पर सिर्फ वैन डेर वाल्स रेडियस ही डिफाइन होता है। इनके लिए कोवेलेंट होगा या मेटेलिक होगा, जबकि नोबल गैसेस ना तो किसी तरह का बॉन्ड बनाते हैं तो वैन डेर वाल्स रेडियस ही डिफाइन होगा। एंड वी नो वैन डेर वाल्स रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस, जो हमने वीडियो पे इनिशियली डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम इन जनरल क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं तो साइज क्या हो जाने वाला है, इन जनरल साइज बढ़ जाता है। चाहे हम इस सीरीज की बात करें या हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें, यहां ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम की बात करें, साइज बढ़ ही रहा है। अगर हम यहां पर इनको देख रहे हैं तो भी साइज बढ़ रहा है लगातार। इज इट ओके? ऊपर से नीचे तक साइज बढ़ रहा है, लेकिन कुछ जगह पे एक्सेप्शंस होता है जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, एंड दोज एक्सेप्शंस आर ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इन जनरल सिर्फ यही वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कभी कभी एक और स्पेशल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है एंड दैट वन इज, ये भी सीख लेते हैं, एंड दैट वन प्रॉपर्टी इज कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऊपर से आने पर साइज बढ़ रहा है, तो डायगोनली जाने पर क्या होना चाहिए, डायगोनली जाने पर साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट भी हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों? डायगोनल रिलेशनशिप, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, एटॉमिक साइज। यही एटॉमिक साइज बाकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को भी अपने आप में इन्फ्लुएंस करने वाला है और इफेक्ट करने वाला है, इसलिए एटॉमिक साइज को पढ़ना इज असेंशियल।